यस हाय एवरीवन, यस गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो जी, इट माइट ऐसा हो सकता है कि आज का जो सेशन है अपना लास्ट लेक्चर हो, ठीक है, बिकॉज आपका कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ आपके रोल बचे हैं एंड रिफॉर्म्स बचे हैं। एंड रोल और रिफॉर्म बहुत ही ईजी है, वो एक लेक्चर में आराम से हो जाता है। एंड फिर ये छोटू सा डिस्टिंग्विश है, इसके लिए अपन छोड़ेंगे नहीं। बट ना यहाँ पे मुझे आपको कुछ चीज़ें बोलनी थी कि पूरा इकोनॉमिक्स आपका मस्त तरह से एकदम तोड़ तरह से आपको करवा के दिया है बॉस, ठीक है। तो अब आपसे एक चीज़ मुझे आपसे चाहिए कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर तो चैप्टर नंबर 10 तक जितने भी मेमोरी टेक्निक्स आ रही हैं, ठीक है, जो स्टोरीज बना के कई बार ऐसा हुआ है कि स्टोरीज के थ्रू लर्न करवाया है, कई बार मेमोरी टेक्निक्स के थ्रू लर्न करवाया है, कई बार एकदम डायरेक्टली बॉस। अगर जैसे ये कैपिटल मार्केट है तो तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए कि कैपिटल मार्केट बोला तो डेट और इक्विटी वाली बात हो रही है, कैपिटल मार्केट की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे मैंने आपको कुछ स्टोरीज नहीं बताई थी, कल मैंने आपको पूरा एक पिक्चर बताया था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, अच्छा नाउ अब आपका रिवीजन कैसा होगा गाइस, पूरे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक तुम्हें सारे मेमोरी टेक्निक्स एकदम टॉपिक वाइज मेमोरी टेक्निक, एक ना शीट बना लो, एक सेंटर पेज लो, एक शीट बना लो कि ये टॉपिक है। जैसे अपना पहला मेमोरी टेक्निक क्या था, फीचर्स ऑफ माइक्रो क्या था, आईपीएस मैम, ठीक है। फिर फीचर्स ऑफ मैक्रो CGLPG2, ये जो भी जितने भी फीचर्स हैं यहाँ पे उसके निमोनिक्स जो भी मैंने आपको बना के दिए वो कर लो। फिर ये हो गया निमोनिक्स वाला सेक्शन। यहाँ पे कुछ स्टोरीज वाला, कुछ मैंने स्टोरीज बना के आपको बताया होगा कि ये हमेशा ध्यान रखना है। जैसे कि भाई कैपिटल मार्केट है तो हमेशा क्या बोलते हैं, डेट इक्विटी एंड डेट आने वाला है। तो इस तरह से छोटी बहुत ना थोड़ी सी आप अपनी भी वर्कआउट करो यार, ठीक है। ये मुझे चाहिए बिकॉज जब पूरे बुक की एग्जाम होगी ना तो ये सारी चीज़ें भूल जाओगे यारो। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपन ने मेजॉरिटी आंसर अपन ने पॉइंट वाइज लर्न किया है, मेजॉरिटी आंसर में अपन ने कुछ ना कुछ दिमाग लगा के, कुछ ना कुछ लॉजिक्स लगा के लर्न किया है। तो वो चीज़ें प्लीज़ और प्लीज़ आप लोग लिख के लोगे, ठीक है। ये राधिका का इलास्टिसिटी का एग्जाम्पल, अगर राधिका ने देखते ही उसने हाँ कर दी तो फिर क्या था, ठीक है। मतलब उसने सामने वाले के 20 क्वेश्चन और हमारी राधिका के 10 क्वेश्चन, उसको क्या बोलोगे, देखा भी नहीं तो क्या बोलोगे, इन इलास्टिक, पूरी तरह इन इलास्टिक है। अगर थोड़ा सा मतलब वो पूरा आपको वो पूरा चेन से पूरा याद आएगा, ठीक है। यस तो हंसो मत दुष्टो। तो अच्छा, अभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी जो कॉलेज में तुम्हारी जो एग्ज़ाम्स है उसमें तुम्हें थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील हो, मार्क्स कम आ रहे हैं या कुछ भी हो। बट यार अपना एम मत भूलना, ठीक है। आपने अगर अपने सच्ची ईमानदारी से अगर आपने आपका 100% दिया है ना तो ऊपर वाला भी आपको निराश नहीं करेगा, ये इट्स माई फर्म बिलीफ, ठीक है। तो एटलीस्ट पहले आप तो अपना 100% दो, बाद में अपन कंप्लेनिंग करेंगे ना, ठीक है। और उसके बाद अगेन एक चार्ट नोट्स की रिविजन पूरी बाकी है, यू नो चार्ट नोट्स की रिविजन कैसी होती है, ट्राई टू मेक दोस चार्ट नोट्स, चार्ट नोट्स बनाना शुरू करो, ठीक है। अब पूरे इकोनॉमिक्स को जितना कंसाइज और कंसाइज अपन कर सकते हो तो और कंसाइज करने की कोशिश करो। पूरा चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 की पहले मैंने आपकी टेस्ट लेनी है, फिर मैं रिविजन चालू करूँगी। पहले टेस्ट लेने वाली हूँ चैप्टर 1 से चैप्टर 10, जिस दिन भी अपन मिलने वाले हैं, ठीक है। जैसे रिविजन चालू होगा हमारा तो उसके 2 दिन पहले मैं आपकी सबसे पहले चैप्टर 1 to 10 की टेस्ट लूँगी, फिर मैं आपका रिविजन चालू करूँगी, ठीक है जी एवरीवन। तो दिस वर योर फ्यू टिप्स टेक्निक जो मुझे आपको देनी है, ठीक है। कैसा होगा ना, एक बार तुम्हारे साइड से फुल ऑन तुम जितना तामझाम कर सकते थे उतना पूरा करके फिनिश करो, एंड देन फिर एक बार वापस से आपकी फैकल्टी आपको पूरा लास्ट मोमेंट में आके पूरा रिवाइज करवाएगी ना तो वो पूरा लर्न हो जाएगा। और हाँ, जो भी आंसर लर्न नहीं हो रहे हैं या जो थोड़े से डिफिकल्ट जा रहे हैं उसको आप आपके साइड से इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो, उसको बार बार देखो। जब तक कैसा होता है ना, जैसे कल अगर मैंने कैपिटल मार्केट डायरेक्टली तुम्हें पढ़ाया होता था, ठीक है, तो ये इतना फेमिलियर नहीं है। बट आज इसको देखो एक बार वापस से रिविजन करो एक बार कि हाँ यार पहले तो गिल्ट एज सिक्योरिटीज थे, फिर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट है, उसके बाद में तुम्हारा DFI है, यहाँ पे भी DFI है, एंड लास्टली योर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। मतलब ये 4 ही मार्केट है, 4 ही स्ट्रक्चर है कैपिटल फॉर्मेशन के, ठीक है। तो थोड़ा सा ना तुम्हें आंसर्स अगर याद नहीं हो रहे, पहली बार में याद नहीं हो रहा तो नंबर ऑफ टाइम्स आपने रिवाइज करना है, ठीक है जी। डन एवरीवन, चलो तो गाइस लेट्स स्टार्ट विथ योर रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। मतलब अच्छा सुनो, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक बार कल का पूरा लेक्चर रिवाइज कर लेके एकदम शॉर्ट में क्विकली। मीनिंग भाई
कैपिटल मार्केट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है वो हमारे फाइनेंशियल मार्केट का। मैम ये फाइनेंशियल मार्केट वर्ड कहाँ से आया, कहाँ से आ गई फाइनेंशियल मार्केट, वो याद करो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। ये जो फाइनेंशियल मार्केट इट्स अगेन डिवाइडेड इनटू कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। ये जो कैपिटल मार्केट इट्स अगेन डिवाइडेड इनटू योर, क्या बोलोगे आप, अच्छा कैपिटल मार्केट में आप आ गए हो, ठीक है। उसके बाद में नाउ यू आर सेइंग कि भाई इसका कल पूरा अपन ने अच्छी तरह से चार्ट बनाया था, राइट, हाँ ये रहा ना, ये तो रहा यार, ये फाइनेंशियल मार्केट ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये इस तरह से थे। फिर ये फाइनेंशियल मार्केट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मनी मार्केट एंड योर कैपिटल मार्केट। बस ये कैपिटल मार्केट जो है, कैन आई से कि ये जो है ये, अच्छा ये चारों किसके टाइप थे डियर, इट वॉज योर टाइप ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के टाइप थे। तो नाउ टेल मी, कैन वी से कि ये एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है पूरे तुम्हारे फाइनेंशियल सिस्टम का, यस और नो, डायरेक्टली बोल सकते हैं, कैन वी से कि मनी मार्केट जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है तुम्हारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। फोकट की लाइन है यार, बस थोड़ा सा अगर आपने चार्ट वाइज में दिमाग लगाया है तो इजीली लर्न होता है, इजीली आप लिखना सीख जाओगे, ठीक है, ओके। अच्छा फिर एक बार क्विकली, मनी मार्केट क्या होता है, नियर मनी होता है, लेस देन अ ईयर, यहाँ पे मोर देन अ ईयर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती है, इसको आरबीआई कंट्रोल करता है, इसको सेबी कंट्रोल करता है, ओके। यहाँ पे मैंने आपको कैपिटल मार्केट के केस में कल पीएसबी लिमिटेड का एग्जांपल दिया था और ये बताया था कि बॉस पीएसबी लिमिटेड एक नई कंपनी है, पहली बार वो कंपनी आई है मार्केट में और उसको चाहिए पैसे की ज़रूरत है, 400 करोड़, 600 करोड़ तो उसने खुद का लगाया, लेकिन 400 करोड़ उसको पैसे की ज़रूरत है। नाउ ही इज हैविंग टू ऑप्शन, या तो वो इक्विटी रेस करे या तो वो डेट रेस करे, ठीक है। इक्विटी और डेट के थ्रू वो अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकती है, ठीक है। और इक्विटी मतलब क्या होता है, दीज आर योर ओनर्स, ये जो है ये हमारे ओनर्स होते हैं। फ्लरिश मतलब आगे बढ़ेंगे तो भी साथ में बढ़ेंगे, मरेंगे तो भी साथ में मरेंगे, ये वाला पार्ट था। और डेट क्या होता है, इनका तो भाई आगे बढ़ रहे, कंपनी डूब रही है, कंपनी फ्लरिश हो रही है, फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ इंटरेस्ट जो भी इनका मेन ये है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये दो ही चीज़ें देनी। प्रिंसिपल मतलब जो मेन जितने का आपने लोन लिया है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ये दो ही बातें इनको देनी है, ठीक है, ओके। बस बाकी और कुछ भी नहीं था, बाकी और कुछ नहीं था। तो बस यहाँ से मैंने आपको ये बोला था कि यार थोड़ा सा जब भी कभी कैपिटल मार्केट वाली बात करें ना, तो हमेशा एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि इक्विटी और डेट की बात हो रही है, ठीक है। तो चलो आ जाओ, अब क्या बोलोगे आप सर कि इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, एक इंपॉर्टेंट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, तब से वो ऊपर वाला हेडिंग जिसके 4 टाइप थे, फिर आपके कैपिटल मार्केट जो क्या बोलोगे फाइनेंशियल मार्केट है उसके 2 टाइप है, वो सबसे टॉप वाली हेडिंग की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये एक चीज़ ध्यान रखना ना। लॉन्ग टर्म फंड यहाँ पे रेज करोगे आप इक्विटी और डेट के लिए रेज, अच्छा विद इन इंडिया एज वेल एज योर आउटसाइड द इंडिया, ठीक है, विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। अच्छा ये लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए क्यों, ये ध्यान रख लेना, ये एक बार लिख के ले लियो, लॉन्ग टर्म फंड्स क्यों चाहिए रे भाई आपको, वाई यू रिक्वायर लॉन्ग टर्म फंड, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर, ट्रेड सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, अदर सेक्टर्स को इम्प्रूव करना है इसलिए चाहिए। और कहाँ से आएगा, कई बार ऐसा हो सकता है कि इंडिविजुअल लोगों ने हमारे शेयर्स अप्लाई किए हैं, इंडिविजुअल सेवर्स, कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी कंपनी ने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, कॉर्पोरेट सेवर्स, कई बार ऐसा हो सकता है कि तुमने बैंक से लिया है, इंश्योरेंस कंपनी या फिर स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डन एवरीवन। अच्छा इसका फायदा क्या है, क्या इसका ये है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग योर इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे इंडिया का इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, ठीक है। तो कई बार आप देखना शेयर मार्केट जब बूम पे जाता है तो अब हम लोग ऐसे कंसीडर करते हैं कि यार चल यार मतलब अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है, और जब जैसे ही वो क्रैश होता है ना तो अच्छे खासों की वाट लगती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट तो आपको पता ही है। चलो नाउ इंडियन कैपिटल मार्केट के कितने टाइप्स है, गिल्ट एज सिक्योरिटीज, अच्छा इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलो ही मत, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बाजू में स्लैश करके लिख कर आना गिल्ट एज सिक्योरिटीज, ठीक है, बिकॉज ये टर्म होता है कि आपको ये लोग यही टर्म को पकड़ के शॉर्ट नोट पूछते हैं एग्जाम में, ओके। नाउ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट, ऑब्वियसली गाइस डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज योर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, ओके। गिल्ट एज सिक्योरिटीज में लिखने लायक कुछ है क्या, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, बोलो ना क्या लिखोगे,
It deals in government it deals in government and semi-government securities okay, which carry fixed rate of interest. Obviously तुमने अगर गवर्नमेंट के कंपनी के शेयर्स वगैरह लिए ना तो तुम्हें फिक्स रिटर्न मिलने वाला है, फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है. एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज गिल्डेड सिक्योरिटीज. चलो, इंडस्ट्रियल मार्केट में आप सबसे पहले आके क्या बोलोगे, यहाँ पे हमेशा दो टाइप बोलोगे. एक बोलोगे आप न्यू इशू मार्केट, दैट इज योर आईपीओ. दूसरा बोलोगे ओल्ड इशू मार्केट. जब पहली बार डायरेक्टली तुमने कंपनी से शेयर खरीदा है, आईपीओ में लिया है, तो वो क्या तुम्हारा न्यू इशू मार्केट, प्राइमरी मार्केट. और सेकेंडरी मार्केट क्या हुआ, जैसे एक बार मान लो साक्षी ने शेयर खरीद लिया, साक्षी बाद में नेहा को दे रही है, नेहा बाद में किसी और को दे, ईश्वरी को दे रही है, ठीक है, ईश्वरी बाद में इसको दे रही है, समीक्षा को दे रही है. तो ये जो तुम लोग अलग से, ये सेकेंडरी मार्केट. और सेकेंडरी मार्केट जैसे ही आया, मतलब वो कहाँ पे होता है, ये ट्रेडिंग कहाँ होती है, स्टॉक एक्सचेंज. इट्स वेरी सिंपल. तो यहाँ पे आप ये सारे टर्म्स लिखोगे. डन. डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या लिखोगे, ऐसे कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, IFCI, ICICI, IDBI. इसके जो भी 4-5 टर्म्स याद रखो, बस उतने लिख कर रहना. एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज में क्या लिखोगे आप, मर्चेंट बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, लीजिंग कंपनी, वेंचर कैपिटल कंपनीज एंड अदर्स. डन एवरीवन. तो अब एग्जाम में कुछ भी आ जाए, ये चार्ट बना के आओगे या नहीं आओगे, चार्ट बनाएंगे एवरीवन, यस और नो. कुछ भी आ जाए एग्जाम में, चार्ट बना के आना, बेहतरीन प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है. ओके. मान लो वो लोग आपको पूछते सिर्फ और सिर्फ ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पूछा, तो बहुत बड़ा मैं आपको इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से चार्ट बनाने नहीं बोल रही हूँ. मैं आपको सिर्फ इतना सा कैपिटल मार्केट के अंदर का चार्ट, इधर का चार्ट बोल रही हूँ, ठीक है जी, सिर्फ इतना सा चार्ट. ये सिक्योरिटीज मार्केट, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट आया तो भी बना कर आओ ना, क्या फर्क पड़ता है. भले इसके अंदर आपको इतने पूरे याद नहीं हो रहे थे, इसके अंदर 4-5 तो याद हो रहे होंगे, बस उतने याद रखो. चलो जी. हाँ, और एक और हिंट यहाँ पे आपको स्टोरी इस तरह से बताई थी कि जो सेकेंडरी मार्केट में ये जो साक्षी ने नेहा को, नेहा ने समीक्षा को, समीक्षा ने ईश्वरी को, ये जो भी तुम लोग ने आपस में एक्सचेंज किया है, ठीक है जी, ये सब होता है स्टॉक एक्सचेंज. आया स्टॉक एक्सचेंज, पकड़ और लिख उसके बारे में कि 2 इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज है हमारे इंडिया में, BSE NSE, ठीक है. एंड ये क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, ये भी आपके कैपिटल मार्केट का. ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ये सारी चीज़ों की क्या होती है, स्टॉक्स की, बॉन्ड्स की, शेयर्स की, डिबेंचर्स की, कमोडिटीज की, ये सारी चीज़ें. स्टॉक शेयर्स एक ही बात है, बॉन्ड डिबेंचर्स एक ही बात है, इसलिए उन्होंने क्या बोला, स्टॉक, बॉन्ड्स एंड कमोडिटीज. इसमें सारी चीज़ें कवर्ड हो गई. कौन सी चीज़ें, सिर्फ 3 चीज़ें, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड कमोडिटीज, इसमें सारी चीज़ें कवर्ड हो गई. दीज आर ट्रेडेड. स्टॉक एक्सचेंज में ये सारी चीज़ें ट्रेड होती है, ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता है. तो ये चीज़ स्टॉक एक्सचेंज आते ही थोड़ा सा तो ना, एटलीस्ट तुम तुम्हारी नोटबुक में एटलीस्ट ये पार्ट तो कर लो कि जैसी स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में लिखना है, बस इतना एरो मान लो. एंड ट्रस्ट मी, आपको ये सारी चीज़ें एग्जाम में आ जाएगी. वही स्टॉक एक्सचेंज ही था, STX को स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है. डन. इतना एरो भी मार लिया ना तुमने, तो पूरा ध्यान आएगा, हाँ यार ये ऐसे लिंक से इन्होंने याद करवाया था, ठीक है जी. ओके, मतलब पूरा ना लेक्चर आपके माइंड में घूमना चाहिए. चलो, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ योर रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, ठीक है. मुझे अभी एक बात बताना, इनको छोड़ते हैं, अपन खुद अपना सा थोड़ा सा ये बताओ मुझे कि कैपिटल मार्केट, जो कैपिटल मार्केट है, इसका रोल क्या है. चलो गाइस, एवरी वन ऑफ यू, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया. क्या रोल है कैपिटल मार्केट का, थोड़ा सा खुद से सोचते हैं, बाद में हम लोग इनके आंसर्स देखेंगे. बोलो. पहला, इकोनॉमी में ग्रोथ होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा इकोनॉमी में, क्या बोलते हो, यस और नो. वही चीज होने वाला है. मुझे तो पहले ये ध्यान, कैपिटल मार्केट जैसे आया ना, वैसे ही माइंड में ये क्लिक हुआ कि रे भाई, इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए तू बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है. तो मैंने ये लिख दिया, इकोनॉमिक ग्रोथ. नेक्स्ट, तुम यहाँ पे सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, डेट एंड इक्विटी के बारे में बात करते हो, इक्विटी और डेट के बारे में बात करते हो. एक ओनर्स, ठीक है, एक अपनों से पैसा ले ले या फिर सीधा आउटसाइडर से पैसा ले ले, 2 चीज़ों के बारे में बात करते हो. तो मुझे एक बात बताना, इक्विटी बोल रहे हो तुम लोग,
अच्छा चलो 1 मिनट, बेसिक से थोड़ा सा जाते हैं। यहाँ पे कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है? पैसा जो तुमने इन्वेस्ट किया वो कितने समय के लिए किया? लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए क्या? लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए तुमने इन्वेस्ट किया है यहाँ पे पैसा? ये बात से तो कन्विंस होते हो? तो कहना है से कि ये तुम्हारी लॉन्ग टर्म सेविंग है। कहना है से दिस इज योर लॉन्ग टर्म सेविंग एवरीवन। ये सुनो, देखो रट्टा भी मत मारो एकदम भी चीजों को, बट समझ के तो लो। लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आपने यहाँ पे सेव किया पैसा। आप रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद रहे हो तो बहुत लंबे समय के लिए खरीदा होगा। एक्सिस बैंक का ले रहे हो, मिरे का ले रहे हो, जो भी कुछ है तो आप लंबे समय के लिए ले रहे हो। यस और नो एवरीवन? और क्या हो जाएगा इसका? मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी कंपनी के शेयर का तुम लोग वैल्यूएशन वगैरह कर सकते हो क्या कि तुम्हारी शेयर की प्राइस कितनी है? तुम्हारे रिलायंस कंपनी का आज वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसके शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा है। पहले अलग होगी, आज अलग है। आगे आने वाले सालों में अगर उन्होंने और कुछ अच्छी बड़ी कंपनीज किया और कुछ अच्छा काम किया उन्होंने सोसाइटीज़ के प्रति, या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह अपनी निभाई। कोई भी एक बड़ी कंपनी बड़ी कैसे होती है? जब उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटीज़ के प्रति निभाई है, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो या फिर वो भी पार्ट जाने दो, वो एक अलग टर्म हो गया यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको। क्या तुम कैपिटल मार्केट में शेयर्स की प्राइस पता लगा सकते हो? यस ऑब्वियसली। कहना है से कि भाई वैल्यू कर सकते हो तुम, तुम्हारी वैल्यूएशन कर सकते हो, आप शेयर्स का वैल्यूएशन कर सकते हो यहाँ पे। यस और नो? और क्या होगा? और क्या होगा? और कुछ याद आ रहा है? और कुछ याद आ रहा है आपको? दीज आर सिंपल सा बेसिक वाला पॉइंट। नहीं याद आ रहा तो चलो नोट्स में चलते हैं। पहला पॉइंट, मोबिलाइजेस। मोबिलाइजेस मतलब क्या होता है? यूटिलाइजेस। वो यूटिलाइज करता है लॉन्ग टर्म सेविंग्स। यस, एकदम सही बात है यार। कैपिटल मार्केट यूटिलाइज करता है लोगों की लॉन्ग टर्म सेविंग्स को, जो उन्होंने लंबे समय के लिए, साक्षी ने लंबे समय के लिए पैसा डाला कैपिटल मार्केट में, मतलब शेयर खरीदे। इन लोगों ने अलग, इससे राधिका ने अलग लंबे समय के लिए डाला है पैसा, समीक्षा ने लंबे समय के लिए डाला है। तो ये सब क्या हो गया? इट कैपिटल मार्केट की बात करो तो इट मोबिलाइजेज, इट यूटिलाइजेज योर लॉन्ग टर्म सेविंग्स। डन एवरीवन? नेक्स्ट हो जाएगा तुम्हारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तुम्हारी तरफ से तो सेविंग गई, लेकिन ये कंपनी भी तो तुम्हारा पैसा यूज करके बहुत बड़े बड़े काम करती है। अगर उनको रेगुलर अपना बिजनेस है वो चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो वो मतलब रेगुलर बिजनेस मतलब रियल सेक्टर जहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है, ठीक है। तो अगर उनको, आपको प्रोडक्शन वगैरह करने के लिए उनको पैसा चाहिए, तो वो एक तो ये ऐसा होगा कि वो अपना, रिलायंस कंपनी ने आपसे पैसा लिया है, ठीक है, तो वो या तो प्रोडक्शन करेंगे या तो फिर और फर्दर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह या और कुछ नया काम करना शुरू करेंगे। डन एवरीवन? ऑपरेशनल एफिशिएंसी ये समझा क्या? ऑपरेशंस करेंगी, इफेक्टिव वे में ऑपरेशंस करेंगी, ठीक है। इंटीग्रेशन बताती हूँ मैं, सारी पॉइंट बताती हूँ, चिंता ना करो, ठीक है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब बाय लोअरिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अच्छा सो सॉरी, यहाँ पे वो लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे वो उनके अंदर के पॉइंट्स ये नहीं है। अपन को ऑब्वियस इसी तरह से पढ़ना है कि अपन को अंदर का पॉइंट भी पूरी तरह से लर्न हो जाए, है ना। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब क्या हुआ कि इनको ना शेयर्स परचेज करने थे, तो इन्होंने बहुत ही कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट में, बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन यहाँ पे प्रोसीजर्स है, लोअरिंग सेटलमेंट टाइमिंग्स है इन द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। यहाँ पे ऐसे पॉइंट दिया, मतलब जो तुम्हारे ऑपरेशंस थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए। क्यों? क्योंकि आज की डेट पे डीमैट अकाउंट है, आज के डेट पे स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है, ठीक है जी। स्क्रीन के बेसिस पे सारी चीज़ें हो जाती है, तुम तुरंत शेयर्स को परचेज कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो कहना है कि भाई ऑपरेशंस जो है बहुत एफिशिएंटली बढ़ गए। ये सर नो? ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब जो तुम्हारा पैसा है कंपनी उसको यूज करती है, ठीक है। तुम्हारा पैसा आया कंपनी के पास, लेकिन ये इतना जो बीच का जो पार्ट था ये बहुत क्विकली हो गया है। अब आज ऐसा नहीं होता कि हमें शेयर्स के लिए अप्लाई करना है तो एक एप्लीकेशन लिख कर देंगे, फिर वहाँ कंपनी को भेजेंगे, फिर वहाँ से अप्रूवल आएगा। ऐसा कुछ लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं होता है। डायरेक्टली शेयर मार्केट है अपना,
जाएंगे, आप अपने पीसी में, आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी आप वो ओपन कर सकते हो डायरेक्टली। इफ़ यू वांट टू परचेज अ शेयर, आप क्लिक करोगे बटन, आप शेयर परचेज कर लोगे। तो एक जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हो गई है वो बहुत सिंपल हो गई है। अभी समझा एवरीवन? जो ट्रांजैक्शन करने के जो कॉस्ट हो गए, जो खर्चे हैं वो बहुत कम हो गए हैं, ट्रांजैक्शन के जो प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल हो गए हैं, एंड लोअर सेटलमेंट टाइमिंग। सेटलमेंट टाइमिंग मतलब, सेटलमेंट टाइमिंग लोअर करना मतलब, यहाँ पे कैसे पता है, यहाँ पे जब साक्षी ने इसको राधिका को जब शेयर बेचा, साक्षी ने जब शेयर राधिका को सेल किया, ठीक है, तो तुरंत इसको क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, गई सेटलमेंट, ये ट्रांजैक्शन हो गया सेटल्ड। कैन आई से सेटलमेंट टाइमिंग्स? समझ में आ रहा है? सेटलमेंट हो गया। अच्छा, अगर साक्षी ने परचेज किया तो जैसे जैसे कंपनी को पैसे दिए तुरंत उसके पास में शेयर आ गया। राधिका को और किसी को शेयर बेचना है या कोई और उससे खरीद रहा है, उसने तुरंत, वो बंदे ने राधिका को पैसे दे दिए, उसका हो गया, ट्रांजैक्शन फिनिश हो गया। ये समझ में आ रहा है? क्यों? वाई दिस इज सो? बिकॉज पूरा सिस्टम क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया है। डन एवरीवन, स्क्रीन बेस्ड हो गया है। नाउ थर्ड पॉइंट इज इंटीग्रेशन। यस यार, ये पैसा ले तो लिया, चल यहाँ पे तुमने पैसा दे दिया, यहाँ पे कंपनी को बहुत कम कॉस्ट में या तुम्हें बहुत कम खर्चे में पैसा या बहुत कम टाइमिंग में तुम्हें तुम्हारे शेयर मिल गए, पूरा ट्रांजैक्शन, पूरा तुम्हारा सेटलमेंट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ना एक पार्ट लिख के रखो, यहाँ पे लिखो सेटलमेंट लिख के रखो, तो तुम्हें ध्यान में आएगा कि इसके अंदर लिखना क्या है। सेटलमेंट लिख के रखो, ठीक है। सेटलमेंट मतलब सब चीज़, तुम्हें ट्रांजैक्शन का कॉस्ट कम लगता है, ट्रांजैक्शन की प्रोसीजर सबसे सिंपल है, प्लस परचेज और सेल बहुत सिंपल तरह से हो जाता है। डन एवरीवन? अच्छा, फिर थर्ड पॉइंट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब यार, इंटीग्रेशन मतलब, इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है ना यार। जो, अच्छा, अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट वॉस्ट खत्म हो गए, तुमने शेयर्स खरीद लिए, तुमने कंपनी को पैसा दे दिया। अब ये कंपनी पैसे से क्या करे, तो ये कंपनी या तो रियल सेक्टर्स इंटीग्रेट करेगी, वो रियल और फिनेंशियल सेक्टर्स। मतलब पैसा कहाँ से आया है डियर? फिनेंशियल सेक्टर से आया है, यस और नो? मतलब इक्विटी डेट इंस्ट्रूमेंट से आया है, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से आया, डोमेस्टिक एक्सटर्नल फंड्स वगैरह से आया, यहाँ से आया है, तो इसको रियल सेक्टर में यूज करेगी। ये जो फिनेंशियल सेक्टर से पैसा आया है उसको रियल सेक्टर में यूज करेगी। मैम मतलब, अरे रियल सेक्टर मतलब और एक्स्ट्रा का प्रोडक्शन वगैरह करना, यहाँ पे होगा। यस, ये पैसे को कंपनी यूज करेगी रियल एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। तो फाइनेंशियल सेक्टर जो होता है वो हमेशा सपोर्ट करता है आपके रियल सेक्टर को, कंपनी को फर्दर ग्रोथ के लिए पैसा मिल जाता है। डन एवरीवन? समझ में आया? वो ये वाला पार्ट है जो मैं बोल रही हूँ ना, रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स, ये इंटीग्रेशन में आ जाएगा। तो वी विल से कि भाई, अब हम लोग ये बोलेंगे कि जो कैपिटल मार्केट है, इट लीड्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर एज वेल एज योर रियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर, पैसा तो आ गया, लेकिन अब उससे क्या, उससे रियल सेक्टर को अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, एक कर देंगे। डन एवरीवन? सिंपल है, ठीक है। अब पैसा आ गया, कंपनी ने पैसे को इंटीग्रेट भी कर दिया, कंपनी ने रियल सेक्टर में पैसा भी लगा दिया और फर्दर प्रोडक्शन किया, कंपनी और नाम कमा रही है, तो कंपनी का क्या हो जाएगा, वैल्यूएशन करना पड़ेगा। कंपनी का वैल्यूएशन भी यहाँ पे बहुत इजीली पॉसिबल है। तुम फेयर एंड क्विक वैल्यू कर सकते हो इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स का। एंड इक्विटी के अंदर लिखा उन्होंने शेयर्स, एंड डेट के अंदर लिखा उन्होंने बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यस और नो? इसके अंदर तुम्हें लिखना है ना तो और फर्दर लिख दो, शेयर्स के अंदर और तुम लिख सकते हो इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, डेट मतलब बॉन्ड एंड डिबेंचर्स। बस इतने ही पॉइंट्स रहेंगे और अंदर कुछ नहीं होगा। क्लियर? वापस से चलो, वापस देखो, इस पूरी स्टोरी बन रही, पूरी चेन बन रही है, अगर तुम थोड़ा सा नोटिस कर रहे होंगे तो, ठीक है। पूरी स्टोरी बन रही, पूरी चेन बन रही है। सबसे पहले तुमने क्या किया, तुमने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जो सेव किया था पैसा, वो तुमने लॉन्ग टर्म सेविंग्स को कैपिटल मार्केट ने यूज किया, तुमने दिया कैपिटल मार्केट में पैसा, कैपिटल मार्केट ने यूज किया। फर्स्ट पॉइंट डन एवरीवन? फर्स्ट पॉइंट डन। बोलो सेकेंड पॉइंट में क्या बोलोगे कि ये सब करने का जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, सेटलमेंट कॉस्ट है, ट्रांजैक्शन की जो प्रोसीजर है वो सबसे कम लगी। थर्ड पॉइंट क्या बोलोगे
कि अब कंपनी के पास में पैसा आ गया, फाइनेंशियल सेक्टर से पैसा आ गया, तो वो उसको रियल फाइनेंशियल सेक्टर और रियल सेक्टर को कर दिया उसने इंटीग्रेट। कंपनी अब और ज़्यादा से ज़्यादा एक्चुअल प्रोडक्शन कर रही है, यहाँ पे लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, ये देखो, और ज़्यादा से ज़्यादा ये पैसे को यूज़ करके वो एक्चुअल प्रोडक्शन कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है जी। लास्ट में वो फेयर एंड क्विक वैल्यू कर रही है बोथ इक्विटी एंड डेट शेयर। इक्विटी में बोल दो प्रेफरेंस इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये सब बोल दो। डेट में बोल दो तुम बॉन्ड, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। डन एवरीवन? ओके। एंड इट प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल, मतलब यारो वो जो रिलायंस कंपनी है उसको तुमने इक्विटी कैपिटल ही तो दिया। इक्विटी कैपिटल किसको प्रोवाइड कर रही है? कैपिटल मार्केट टू एंटरप्रीन्योर्स। ठीक है, कैपिटल मार्केट प्रोवाइड इक्विटी और शेयर कैपिटल टू द एंटरप्रीन्योर्स। ठीक है, दे कैन यूज इट फॉर परचेजिंग असेट। या तो तुम इंटीग्रेट कर दिया था तुमने, याद आ रहा है? इंटीग्रेट वाले पॉइंट में क्या था? फाइनेंशियल सेक्टर को रियल सेक्टर से, या तो तुमने रियल सेक्टर में डाल दिया, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने असेट्स परचेज कर लिए, कोई ज़मीन ले ली, कोई नई कंपनी बना दी, और एल्स फंडिंग बिजनेस ऑपरेशन, और एल्स दिस इज योर रियल सेक्टर। फंड कर रहे हो तुम तुम्हारे बिजनेस के ऑपरेशंस को, मतलब कंपनी जो भी काम कर रही है गुड्स, जैसे रिलायंस कंपनी है तो उनका काम है मोबाइल फ़ोन बनाना, तो ये हो सकता है कि उन्होंने अपने जो मोबाइल फ़ोन का जो भी ऑपरेशंस है उसमें आपके जो पैसे उसका फंड लगा दिया। जो भी फंड आया है आपसे उन्होंने वहाँ पे फंड कर दिया है। किसको फंड कर दिया? मोबाइल सेक्टर डिविजन को। डन एवरीवन? सिंपल तो थे, सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं, एंड पूरा स्टोरी वाइज हो गया यार, पूरा स्टोरी वाइज हो गया। ठीक है, पूरा ये स्टोरी वाइज हो गया। क्या आपको याद हुआ है क्या? चलो, आपको लर्न हो रहा है कि सारे पॉइंट्स? फर्स्ट पॉइंट क्या था? तुम लॉन्ग टर्म सेविंग्स, अब ये पूरा लॉन्ग टर्म लिखने से बेटर कैन आई राइट LT सेविंग्स, लॉन्ग टर्म सेविंग्स आप यहाँ पे लिख दो, और फिर अंदर क्या लिखोगे आप आंसर्स की कैपिटल मार्केट मोबिलाइज करती है, तो इट ऐसा लिख दो, मोबिलाइज इज लॉन्ग टर्म सेविंग्स। फर्स्ट पॉइंट, ये पैसा लगाने के लिए ना, ये पैसा जो है, ये पैसे को लगाने के लिए जो तुम्हारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो बहुत तगड़ा है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी गाइस, यहाँ पे क्या लिखोगे तुम? यहाँ पे कंपनी के ऑपरेशन के बारे में नहीं बोल रहे हो, यहाँ पे तुम ये बोल रहे हो कि सेटलमेंट वगैरह, ट्रांजैक्शन प्रोसीजर्स, ट्रांजैक्शन के जो कॉस्ट है, ठीक है जी, ये यहाँ पे बहुत कम है। क्या हो जाएगा ना, पता है क्या? ये पॉइंट को लेके आप कंफ्यूज होके हो सकता है अंदर का कंटेंट कुछ गलत लिख कर आ जाओ। यू विल से कि भाई लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ट्रांजैक्शन जो प्रोसीजर है वो बहुत क्विकली होता है। जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट मतलब क्या? अगर तुमने शेयर परचेज किए हैं या तुमने शेयर सेल किए है उसका सेटलमेंट। परचेज किया तुमने शेयर, क्या करोगे तुम शेयर परचेज करने के टाइम पे? तुमने शेयर परचेज कर लिए, ये लो शेयर आ गए, और ये आपने एक हाथ से पेमेंट कर दिया, हो गया ना, सेटलमेंट हो गया गाइस, डन। वहीं दूसरी तरफ में अगर तुम शेयर को सेल कर रहे हो, ये लो मैंने शेयर सेल किए, यहाँ पे आपने शेयर परचेज किए, तो आपको तुरंत पैसा मिल गया, हो गया आपका सेटलमेंट, डन। ये इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो ऑपरेशन एफिशिएंसी हो रहा है ना, ये इसकी बात हो रही है, ये सेटलमेंट की बात हो रही है। डन एवरीवन? तो यहाँ पे अंदर का कंटेंट गलत मत लिख दिया। थर्ड क्या बोलोगे आप? ऑपरेशनल एफिशिएंसी तो हो गई, फिर बोलो इंटीग्रेट करेंगे पैसा, इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर विथ रियल सेक्टर। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर को रियल सेक्टर के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। रियल सेक्टर में क्या होता है, रियल में क्या काम होता है? कंपनी गुड्स का प्रोडक्शन करती है। डन एवरीवन? थर्ड, ओके। नाउ फोर्थ पॉइंट इज योर, कंपनी प्रोडक्शन कर रही है, कंपनी आगे बढ़ रही है, ठीक है, तो क्विक वैल्यूएशन किसका? ऑफ ऑब्वियसली इक्विटी एंड डेट का, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज योर, लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? बोलो एवरीवन यार, बोलो, व्हाट इज योर लास्ट पॉइंट? क्या था लास्ट पॉइंट? अभी तो बताया था, भूल गए। अल्टीमेटली रिलायंस कंपनी को इक्विटी शेयर कैपिटल मिल गया,
तो आप क्या बोलोगे? इट प्रोवाइड्स इक्विटी शेयर कैपिटल टू एंटरप्रीन्योर्स। और ये इनका पर्पस है, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि चाहे वो आपके पैसे को और अपना असेट वगैरह परचेज करने के लिए यूज कर ले, या फिर वो अपनी कंपनी के ऑपरेशंस के लिए यूज कर ले, बिजनेस ऑपरेशंस के लिए वो यूज कर ले, ऑब्वियसली। डन एवरीवन? सिंपल? यस और नो? थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ा, ऐसे नहीं करना है। तो गाइस, वी जस्ट लव कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट होगा तो हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ सबसे ज्यादा अच्छी होगी। तो LOIVE, एल से है लॉन्ग टर्म, इट मोबिलाइजेज लॉन्ग टर्म फंड्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म सेविंग्स, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इंटीग्रेशन, वी से है तुम्हारा, वी से क्या था, वैल्यूएशन, एंड ई से क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल वो प्रोवाइड करता है, कैपिटल प्रोवाइड करता है एंटरप्रीनियर्स को। लॉन्ग टर्म सेविंग्स, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इंटीग्रेशन, वैल्यूएशन। किसका वैल्यूएशन? ऑब्वियसली इक्विटी शेयर्स या फिर डेट, इक्विटी या डेट का वैल्यूएशन, ठीक है। एंड लास्टली इक्विटी शेयर कैपिटल वो प्रोवाइड करता है किसको? एंटरप्रीनियर्स को। डन एवरीवन? थर्ड, यस, क्विक वैल्यूएशन चलेगा। क्विक, फेयर एंड क्विक वैल्यूएशन, वो अंदर का कंटेंट आप लिख लोगे। डन, सिंपल, लर्न हुए पॉइंट्स, ठीक है। मैम इसके साथ साथ ना थोड़ा हमको ना ऊपर के पॉइंट में कंफ्यूजन हो रहा है। अब मुझे फटाफट से आ जाओ, रिफॉर्म्स वाले पॉइंट बताओ। रिफॉर्म्स, सॉरी, रूल्स ऑफ मनी मार्केट बताओ एवरीवन। रूल्स ऑफ मनी मार्केट स्क्रीन पे दिया है, देख के बोलो, चलेगा नहीं याद हुआ तो। स्लिप फ्री ग्रोथ, गाइज यहाँ पे गवर्नमेंट ना एक बार पॉलिसी बनाई, उसके बाद आराम से सो भी गई तो भी इकोनॉमी की ग्रोथ होती रहेगी, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। मनी मार्केट से स्लिप फ्री ग्रोथ होती है। एल से क्या है? यहाँ पे लॉन्ग टर्म था सेविंग्स का, यहाँ पे शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोरोअर्स। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाती है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट पूरा हो जाता है, इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म है ये। इट क्या बोलोगे? इकोनॉमाइजेज द यूज ऑफ कैश, ठीक है। पी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। स्लीप, फ्री, फिनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट, वो भी यहाँ पे पूरी होती है, फ्री हो गया। आई से क्या था? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, देख रहे हो। एंड लास्टली योर ग्रोथ ऑफ CIT। तो रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, दोनों पॉइंट्स अच्छी तरह से हुए क्या? यहाँ पे स्लिप फ्री ग्रोथ है, यहाँ पे लव है, LOIV है। लव की थोड़ी सी अपन ने मेमोरी टेक्निक चेंज की है, LOIV है, ठीक है। लोइव बोल दो इसको, चलेगा। डन एवरीवन? थर्ड, चलो अब आ जाए कि हम लोग पॉइंट वाइज रिवाइज करें। अब हम लोग पॉइंट्स याद हो गए अपन को, ठीक है। अब थोड़ा सा वर्ड बाय वर्ड कंटेंट देखते हैं कि अंदर जो अपन ने बोला वही सारी चीजें लिखी है या कुछ और है। वैसे पॉइंट वर्ड बाय वर्ड भी हो गया, बट एक बार देख लेते हैं पूरा, ठीक है। जो एफर्ट्स लगते हैं ना, देखो कोई भी आंसर लर्न करने के लिए आपने हाफ एन आवर इसको दिया है, उसके बाद ही ये आंसर लर्न हो रहा है। तो कभी भी डीमोटिवेट नहीं होगे कि यार मैम लर्न नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। क्या आपने वो पर्टिकुलर आंसर को टाइम दिया क्या, ये बोलना। अगर आपने पर्टिकुलर आंसर को जितना टाइम लगता है उतना टाइम दिया तो वो डेफिनेटली आपको रिटेन रहेगा, ठीक है। अपन कितना उसको टाइम देते हैं वो देखो, हर एक आंसर को अपन कितना टाइम देते हैं। एक तो स्टोरी वाइज देखते हैं, एक मेमोरी टेक्निक के वाइज देखते हैं, उसके बाद में लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड देते हैं, उसके पहले जो समझते हैं वो एक अलग रहता है, फोकट वाला, ठीक है। तो एटलीस्ट 3 से 4 बार अपन खुद एक आंसर को टाइम देते हैं। चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट गाइस, ठीक है। तो अभी डायरेक्टली मेमोरी टेक्निक से कर रहे हैं। LOIVE, एल से है लॉन्ग टर्म सेविंग्स, ओ से है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। यहाँ पे मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि मुझे सेटलमेंट वगैरह के बारे में लिखना है, ट्रांजैक्शन वगैरह के बारे में लिखना है। इंटीग्रेशन, आई से है इंटीग्रेशन, वी से है वैल्यूएशन, एंड ई से है आपका इक्विटी कैपिटल, किसको? टू एंटरप्रीनियर्स। डन एवरीवन? ओके। नाउ अब बात आती है अंदर क्या लिखेंगे। इट मोबिलाइजेज लॉन्ग टर्म सेविंग्स। देर इज इंक्रीज इन डिमांड फॉर फंड बाय द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट। ऑब्वियसली यार ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, ये जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो गवर्नमेंट है, इनकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। हाउएवर
लेकिन जो पैसों की जो अवेलेबिलिटी है वो इनएडिक्वेट है टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। The availability of financial resources is inadequate to meet the growing demand. Obviously money जो है वो resources है तुम्हारा, and जो resources है वो limited है। ये बात तो अपन ने बहुत पहले ही देखा था, yes or no? उनको भले चाहिए बट हमारे मार्केट में जो रिसोर्सेज है, फिनेंशियल रिसोर्सेज है, वो तो लिमिटेड है। डन। तो कैपिटल मार्केट क्या करता है, ये मोबिलाइज करता है, यूटिलाइज करता है लॉन्ग टर्म सेविंग्स फ्रॉम वेरियस सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन थ्रू सेल ऑफ सिक्योरिटी। मतलब कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने शेयर्स बेचती है। पीएसबी लिमिटेड ने कल अपने शेयर बेचे और लोगों से 100 करोड़ करके इकट्ठे किए थे। तो क्या हुआ, वो 100 करोड़ उनके पास में इन्वेस्टमेंट थे, वो उनका तुम्हारा सेविंग जो था वो तुमने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, और मेरी कंपनी बाद में यही पैसे को यूज करके आगे बिजनेस करने वाली है। डन एवरीवन, सिंपल। स्टार्टिंग क्या करोगे कि भाई डिमांड बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्रियल सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की, इनको बहुत ज़्यादा फंड चाहिए, लेकिन ये जो फिनेंशियल रिसोर्सेज है ये तो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, एज पर देयर ग्रोइंग डिमांड्स लिमिटेड है, ये एक बात बोलोगे, या इनएडिक्वेट है ऐसे बोल दोगे। तो कैपिटल मार्केट क्या करता है, आप रोल बोल रहे हो, कैपिटल मार्केट का रोल बता रहे हो, तो आप ये तो बोलोगे कि कैपिटल मार्केट यूटिलाइज करेगा लॉन्ग टर्म सेविंग फ्रॉम वेरियस सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन थ्रू सेल ऑफ सिक्योरिटीज। डन एवरीवन। अंदर लिखना क्या है वो भी समझा, पक्का। चलो ऑपरेशनल एफिशिएंसी में आ जाएंगे। ऑपरेशनल एफिशिएंसी में क्या लिखेंगे कि कैपिटल मार्केट अचीव्स, अच्छा हर एक जगह नोट में जो सीएम है ना, वो तुम्हारे चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो तुम्हारे कैपिटल मार्केट है। ठीक है, कैपिटल मार्केट अचीव्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी। कैसे? ऑपरेशन बहुत इफेक्टिवली होते हैं। कैसे? बाय लोअरिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट, बाय सिंपली, ये नेक्स्ट वाले आने वाले आंसर में मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जिससे तुम लोग डायरेक्टली डीमैट अकाउंट से आज तुम शेयर परचेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम हो गया है, अभी बहुत सारी यहाँ पे इनोवेशन लेकर आए। नाउ सिंप्लीफाइंग ट्रांजैक्शन प्रोसीजर, जो ट्रांजैक्शन का जो प्रोसीजर है शेयर परचेस करने का वो बहुत सिंपल हो गया है। लोअरिंग सेटलमेंट टाइमिंग, आज परचेज सेल बहुत क्विकली हो जाता है। परचेज किया पैसा गया, सेल किया पैसा आया तुरंत, ये सेटलमेंट का जो टाइमिंग है वो बहुत लोअर है। डन, ये अपन ने ऑलरेडी देखा। इंटीग्रेशन में क्या बोलेंगे कि कैपिटल मार्केट इट लीड्स टू इंटीग्रेशन अमंग रियल सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर, या फिर आप ऐसा लिख दो, इट लीड्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर्स विथ रियल सेक्टर्स। द इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट, अच्छा फाइनेंशियल सेक्टर के ब्रैकेट में आप इसको लिख देना कि भाई जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाता है, इक्विटी डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर है, डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फंड्स है यहाँ पे एक्सेट्रा। रियल सेक्टर क्या होता है, इट मीन्स बिजनेस सेक्टर इन द इकोनॉमी वेयर एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज एक्चुअली प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो है रियल सेक्टर। और क्या रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर मतलब पैसे वाला, पूरा तुम्हारा कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल सेक्टर है। तो रियल सेक्टर क्या होगा, जहाँ पे एक्चुअली गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, वही तो रियल सेक्टर है। डन एवरीवन। अच्छा ये आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, बट आई थिंक आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो ये मैंने एक्स्ट्रा के लिए दिया है आपको। फाइनेंशियल सेक्टर सपोर्ट रियल सेक्टर। डन एवरीवन। बट बिल्कुल आप एग्जाम में लिख सकते हो यार, बिल्कुल लिख कर आ सकते हो। ठीक है, इवन इफ दिस लाइन्स आर एक्स्ट्रा, ये वाली लाइन शायद ऐसा हो सकता है एक्स्ट्रा है, तो भी आप लिख सकते हो, क्योंकि उन्होंने खुद ने रियल सेक्टर वर्ड यूज किया, तो हम इतना तो बता ही सकते हैं कि रियल सेक्टर क्या होता है और फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है। डन। फिर क्विक वैल्यूएशन, कैपिटल मार्केट इट हेल्प्स टू डिटरमाइन फेयर एंड क्विक वैल्यू ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट। इक्विटी में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, ऑल टाइप ऑफ शेयर्स। ठीक है, एंड यहाँ पे बॉन्ड, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। लास्ट, इट प्रोवाइड इक्विटी कैपिटल, यहीं पे हेडिंग में लिख देना टू एंटरप्रीनियर्स। और ये एंटरप्रीनियर की स्पेलिंग तो 5 बार लिख कर देख लियो, हमेशा गलतियां होती है। ठीक है, हमेशा अच्छे की गलती होती है। एक्चुअली क्या था, आई एम नॉट सेइंग कि आपको आता नहीं है, बट आई एम सेइंग कि वो जो 3 आवर्स है ना एग्जाम के, उसमें स्पीड मेंटेन करना। और साथ साथ देखो, कई बार मेरे खुद के लेक्चर्स में जब लिखना होता है ना, तो मैं बहुत मुझे जल्दी लिखना होता है, मिस्टेक होती है। तो वो जल्दी लिखने के कारण मिस्टेक होता है, ऐसा नहीं है कि हमें आता नहीं है। तो वो थोड़ा सा ध्यान से, एकदम पेशेंसफुली आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर है वो अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, चलो जी आ जाओ। नाउ ये पॉइंट आप इधर हेडिंग में लिख लो कि वो इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड करता है एंटरप्रीनर्स को, तो तुम इसके अंदर का क्या लिखना है वो सब समझ में आ जाएगा कि दे कैन बी यूज फॉर परचेजिंग एसेट एज वेल एज फॉर फंडिंग बिजनेस ऑपरेशन। कल पीएसबी लिमिटेड ने 400 करोड़ रुपए लिए थे। ठीक है,
400 करोड़ रुपए लिए थे उसने, तो ऐसा हो सकता है कि वो 200 करोड़ रुपए का असेट खरीद ले और 200 करोड़ रुपए वो कोई नया बिजनेस ऑपरेशंस कर ले। याद आ रहा है? यस एवरीवन? तो गाइस वी आर डन विथ योर रोल ऑफ कैपिटल मार्केट। एक बार वापस से सारे पॉइंट्स रिवाइज करेंगे। LOIVE, एल से क्या है? लॉन्ग टर्म सेविंग्स, ठीक है, इट मोबिलाइजेस द लॉन्ग टर्म सेविंग्स। और क्या है यहाँ पे? ओ से क्या है? ऑपरेशनल एफिशिएंसी। आई से क्या है? इंटीग्रेशन, फाइनेंशियल सेक्टर, रियल सेक्टर को इंटीग्रेट करना। वी से क्या है? क्विक वैल्यूएशन, फेयर एंड क्विक वैल्यूएशन करना। किसका? डेट एंड इक्विटी का। डेट के बारे में अलग से ब्रैकेट में डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब लिख के आ जाओ। इक्विटी के में अलग इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर सब लिख कर आ जाओ, एक्सेट्रा बोल दो, ठीक है। और लास्ट में ई, इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड करने का एंटरप्रीनियर को। डन, तोड़ विद दिस आंसर। लर्न हुआ क्या आपको मेरे साथ साथ? पक्का लर्न हुआ एवरीवन गाइस? रोल ऑफ कैपिटल मार्केट लर्न हुआ? अच्छा, अब यहाँ पे स्क्रीन में तुम लोग देख रहे होगे कि यहाँ पे ना दोनों पॉइंट्स एक साथ है। ये रोल ऑफ कैपिटल मार्केट का आंसर था एंड रिफॉर्म जो है वो अब हम लोग करने वाले हैं। ये है रिफॉर्म्स का आंसर। तो इतना थोड़ा सा नोट्स में आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है जी। चलो ना, अब बात आती है कि कैपिटल मार्केट में रिफॉर्म्स क्या क्या है। ये जो सेबी है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये 1988 में एस्टैब्लिश हुआ था, लेकिन इसको जो पावर्स दिया गया था वो 1992 में दिया था। बताती हूँ मैं आपको, ये सारी चीज़ें बताती हूँ कि एग्जैक्टली क्या है ये, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पहला पॉइंट। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में आया। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम होने लगा। अब सिर्फ तुम स्क्रीन में बैठो और ट्रेडिंग करो, कंप्यूटराइज ट्रेडिंग होने लगा। ये ट्रेडिंग है, कंप्यूटराइज ट्रेडिंग सिस्टम होने लगा, ठीक है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन आ गया था, लोगों के पास में अब इतना टाइम नहीं था, इंटरनेट का ज़माना आ गया था। डीमैट अकाउंट ओपन कर लो, इजीली आप परचेज सेल कर पाओगे। डीमैट अकाउंट ओपन कर लो तो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से, इलेक्ट्रॉनिक मेथड से आप इजीली शेयर का खरीदना बेचना आप इजीली कर पाओगे। एक्सेस टू ग्लोबल फंड्स, ऑब्वियसली गाइस, आज कंपनी को, आज PSB लिमिटेड विद इन इंडिया भी पैसा ले सकता है एंड आउटसाइड इंडिया ADR GDR भी इशू कर सकता है। यस एवरीवन? अब ये जो टॉपिक है ये आपका डिटेल में हुआ रहेगा SP में। डिटेल में आपको SP सब्जेक्ट में हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट क्या होती है एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट क्या होती है, ये डिटेल में हुआ है, ठीक है। ओके, या फिर सिर्फ इतना समझो कि जब किसी इंडियन कंपनी को फॉरेन से जब पैसा लेना होता है, फॉरेन में शेयर इशू करना होता है, तो वो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट इशू करती है या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट इशू करती है। बस इतना समझो, ज़्यादा डिटेल में जाने का ही नहीं। क्लियर है? जब कंपनी को आउटसाइड इंडिया से पैसा मंगाना है तो वहाँ पे, यही तो हमारी कंपनी के शेयर है ना, वहाँ पे रिसीट्स के फॉर्म में, वहाँ पे ADRs, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, अगर अमेरिका में करना है तो, एंड अगर पूरे ग्लोब में करना है तो, मतलब पूरे दुनिया से, ऑल ओवर वर्ल्ड से, कहीं से भी आपको पैसा मंगाना है तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। डन दिस पार्ट। एंड लास्टली योर IEPF। मैम ये IEPF क्या होता है? ये गाइस 2 मिनट दो, मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कुछ यहाँ पे ऐसा है क्या जो टर्म तुमने सुना नहीं है कभी? पहले तो ये बताओ, ऐसा कौन सा टर्म है 6 में जो आपने कभी नहीं सुना? सेबी नहीं सुना मुझसे, या आपके स्वानंद सर से सेबी नहीं सुना है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सुना है? यस और नो एवरीवन? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सुना है? स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, आप समझ सकते हो कि सब आजकल कंप्यूटराइज हो रहा है। डीमैट अकाउंट से इजीली परचेज एंड सेल होता है शेयर्स, ये भी बहुत सिंपल है। ADR GDR यार ये इशू करेंगे तो अपन ग्लोबल, पूरे ग्लोब से फंड ला सकते हैं। एंड IEPF भी तुमने सुना है? IEPF सुना है या नहीं सुना है? यस, ADR USA एंड ग्लोब, GDR जो है वो अदर देन USA। यस एग्जैक्टली ट्रू साक्षी। नाउ IEPF सुना है या नहीं सुना है? IEPF क्या होता है ये मैं बताती हूँ अभी, ठीक है। ओके, थोड़ा सा डिटेल जाएगा वो, बट इट्स वेरी सिंपल, ट्रस्ट में। जितना आपके काम का उतना ही आपको बताना है। चलो, पहला रिफॉर्म। अच्छा एक मिनट, रिफॉर्म की बात आ रही थी तो मनी मार्केट में क्या रिफॉर्म्स हुए थे, एक बार अपन वो भी देख ले क्या? मनी मार्केट में क्या रिफॉर्म्स थे डियर? नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए थे, RBI
कंट्रोल कर रही थी लिक्विडिटी जो है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट करने के लिए आरबीआई ने रेपोज एंड रिवर्स रेपोज रेट्स इंट्रोड्यूस किए थे। इंटरेस्ट रेट डिमांड एंड सप्लाई से डिपेंड हो रहा था, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से वो इंटरेस्ट रेट रेगुलेट कर रहे थे। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एनईएफटी, आरटीजीएस क्या होता है, कम से कम 2 लाख रुपए का अगर आपको ट्रांसफर करना है तो आप आरटीजीएस करते हो। एनईएफटी 1 रुपये भी करना है तो भी तुम एनईएफटी कर सकते हो, ठीक है, ये मिनिमम है। एनईएफटी में थोड़ा लंबा टाइम जाता है, 2 घंटे कम से कम लगते हैं, लेकिन आरटीजीएस इमीडिएट हो जाता है। तो ये सारे पेमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने इंट्रोड्यूस किए एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग सिस्टम एक उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। क्या क्या था? मनी मार्केट के रिफॉर्म्स याद करो। इस तरह से ना हमेशा को रिलेट करके आंसर याद करोगे। न्यू इंस्ट्रूमेंट, रिवर्स रेपोज एंड रिवर्स रेपो, इंटरेस्ट रेट, पेमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग सिस्टम। यहाँ पर क्या आ गया है? कैपिटल मार्केट की बात की है तो सेबी आएगा ही आएगा। कैपिटल मार्केट की बात की है तो तुम्हारा ये स्टॉक एक्सचेंज आएगा ही आएगा, ठीक है। आपने कैपिटल मार्केट की बात की है तो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम आ गया है अभी। चौथी चीज आपका डीमैट अकाउंट आएगा, आपका आईईपीएफ आएगा एंड एडीआर एंड जीडीआर आएगा। डन एवरीवन, इट्स वेरी सिंपल गाइस। इज इट सिंपल टू यू ऑल्सो? सिंपल है? यस एवरीवन। ये चैप्टर बच्चे लिटरली छोड़ के जाते हैं, बट मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा है जो तुम्हें छोड़ के जाना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। ओके चलो आ जाओ। अब सिर्फ अपन को कुछ डेट्स याद रखनी है, वो तो करनी पड़ेगी। अभी 1988 में आया तो उसको कौन क्या करेगा 1988 में क्यों आया, वो तो उतना तो याद रखना है, ठीक है। चलो, सेबी वॉज एस्टैब्लिश इन 1988 में आए, लेकिन सेबी को स्टैट्यूटरी पावर्स मतलब एक सेबी एक्ट बना, एक स्टैच्यू बनाया गया। स्टैच्यू मतलब एक्ट। एक सेबी एक्ट बनाया गया हमने 1992 में सेबी एक्ट बनाया है, और ये एक्ट ने इनको स्टैट्यूटरी पावर्स दिया है 1992 में, ताकि वो क्या कर सके पता है, वो प्रोटेक्ट कर सके अपने इन्वेस्टर्स को एंड डेवलपमेंट कर सके सिक्योरिटीज मार्केट को। मतलब साक्षी ने एनएससी में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि 1992 में आया था। अच्छा एक मिनट रुको, पर ये भी मेरे को एक बार पढ़ाने दो। ये लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है इन इंडिया, वॉज एस्टैब्लिश इन 1992। तो ये दोनों एटलीस्ट आप याद रख सकते हो, ठीक है। नाउ साक्षी ने क्या किया था, साक्षी ने एनएससी से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से उसने शेयर्स क्या किए थे, परचेज किए थे। किसी कंपनी के उसने शेयर्स परचेज किए, उसने वहां पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग किया, ओके। बट साक्षी को शुरू में डर लग रहा है कि क्या गारंटी है कि मेरा पैसा मुझे मिलेगा, या मेरा जो शेयर है वो मिलेगा टाइम पे, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ये क्या गारंटी है। तो उसके लिए एक एक्ट बनाया था, सेबी एक्ट 1992। सेबी एक्ट 1992 ने सेबी को स्टैट्यूटरी पावर्स दिए, एक अथॉरिटी दिया है कि भाई तुम्हें इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है। मतलब साक्षी का जो इंटरेस्ट है इसको प्रोटेक्ट करना है, मतलब साक्षी के साथ कुछ भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। और सिक्योरिटीज मार्केट का डेवलपमेंट करना किसका काम है, किसका काम है? ये दो काम किसका है? सेबी का काम है। क्या काम है? एक है कि वो जो अपने इन्वेस्टर थे, इतने सारे जो उसके करोड़ों इन्वेस्टर थे, उसके जो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। कई बार लॉस हो जाता है, कई बार कुछ बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है कि जो इंसान है वो शेयर तो परचेस कर लेता है, ठीक है, बट उसको सडन लॉस वगैरह हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे उन्होंने क्या बोलोगे आप, मेथड्स बनाए हैं कि भाई अगर ऐसा होता है तो आप ये सारे मेथड्स अप्लाई कर सकते हो। अब वो जो रियल इंसान जो है ना, मतलब अगर आपको स्टॉक मार्केट का आइडिया होगा ना, तो आप ये सारे देखोगे कि वहाँ पे स्टॉप लॉस एक एक्टिविटी होती है, ठीक है। तुम डेरिवेटिव मार्केट में भी तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, डायरेक्टली नहीं करना है, या फिर तुम्हें और चाहिए कि तुम रिस्क फ्री रहो तो तुम म्यूचुअल फंड के थ्रू चले जाओ, डायरेक्टली शेयर में इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। वहाँ पे एजेंट्स वगैरह रहेंगे, वो भी आपको गाइड वगैरह करेंगे। तो ये सारी चीज़ें रहती है। मतलब इन शॉर्ट सेबी का मेन एम क्या है? अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, पहली चीज़। और ये जो सिक्योरिटी मार्केट है इसका ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करना मैम, मतलब यहाँ पे ना चीटिंग नहीं होनी चाहिए। चीटिंग नहीं मतलब, जैसे मान ले साक्षी ना मेरी कंपनी में काम करते हैं, साक्षी मेरी कंपनी की डायरेक्टर है, पीएसबी लिमिटेड की साक्षी कौन है? डायरेक्टर है। और साक्षी को ये पता है कि जो पीएसबी लिमिटेड है ये दूसरी कंपनी को आज अक्वायर करने वाली है, समझो। ये जो पीएसबी लिमिटेड है
ये जो पीएसबी लिमिटेड है ये दूसरी कंपनी को अक्वायर करने वाली है, ठीक है, होता है ना, जैसे एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर करती है, यस और नो। व्हाट्सएप को कैसे अक्वायर कर लिया गया था, आज व्हाट्सएप फेसबुक का ही है, तो एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को अक्वायर करती है तो गाइस होता क्या है, साक्षी ने तुरंत क्या किया, पीएसबी लिमिटेड के 100 करोड़ शेयर्स और खरीद लिए। मैम कल तो उसने 100 करोड़ लिए थे, नहीं, कल उसने 10 करोड़ शेयर लिए थे एट द रेट ₹10, तब वो 100 करोड़ रुपीस मेरे पास में आए थे। आज उसने 100 करोड़ शेयर ले लिए इंटू ₹10, तो उसने 1000 करोड़ रुपए मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। तो गाइस क्या हो जाएगा, इससे चीटिंग है ना। क्यों? क्योंकि साक्षी को मालूम थी आपकी कंपनी के अंदर की पूरी डिटेल बातें, तो दिस इज रॉन्ग। अगर कभी कोई ऐसा करता है ना, उसका एम्प्लॉय या किसी कंपनी का डायरेक्टर या किसी कंपनी के मैनेजर्स, कोई भी अगर ऐसा करे तो डायरेक्टली उसको इनसाइडर ट्रेडिंग के तहत अच्छा खासा फाइन है, 25 करोड़ तक का आई थिंक फाइन है, अच्छा खासा फाइन है। 3 टाइम्स अगर आपने प्रॉफिट कमाए हैं तो 3 टाइम्स, मतलब मान ले चल साक्षी ने क्या क्या परचेज किया एंड तुरंत सेल कर दिया उसने नेहा को, तो साक्षी जितना प्रॉफिट कमाया ना उसका 3 टाइम्स तेरे को भरना पड़ेगा, पेनल्टी भरनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो बहुत डेंजर है ये। क्यों है? सेबी बैठा है आपके सब इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड सिक्योरिटी मार्केट को डेवलप करने के लिए, ताकि यहाँ पे कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो। अभी समझ में आ रहा है इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? ये जो अंदर के लोग हैं ना, ये लोग ही आपस में ट्रेडिंग कर लेते हैं, ठीक है, डन, क्लियर एवरीवन। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे बहुत घपले होते हैं, पता है क्या, बहुत सारी इस तरह से चीज़ें होती है, यस। तो इसीलिए सेबी बैठा है आप सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो नाउ इट्स ओके, क्योंकि सेबी को मालूम पड़ गया ना अच्छा खासा पेनल्टी है एंड उसके रूल्स रेगुलेशन इतने डेंजर है गाइस। एक अलग से अपना सब्जेक्ट है सीएस में, सिक्योरिटी लॉ करके एक अलग से सब्जेक्ट है। बाप रे, अगर शेयर इशू करना है कंपनी को तो कसम से इतने सारे हैं कि उनके असेट्स इतने पिछले 3 सालों में इतने करोड़ होने चाहिए, उनके ये इतने करोड़ होने चाहिए, उनका जो प्रॉफिट है वो अगर आपने, अच्छा कई लोग तो क्या करते हैं ना, अपनी कंपनी का नाम चेंज कर देते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ तुम्हारे प्रीवियस नाम है तो 50% जो प्रॉफिट है तुम्हारे प्रीवियस नाम से है, नया नाम से तुम्हारे इतना होना चाहिए, मतलब तुम बीच में नाम भी चेंज नहीं कर सकते। मतलब 10 रिक्वायरमेंट है, नेटवर्थ इतना होना चाहिए, असेट इतना होना चाहिए, टर्नओवर इतना होना चाहिए, इतनी सारी क्राइटेरिया होगी, तुम मीट करोगे तभी तुम शेयर इशू कर सकते हो, तभी तुम आईपीओ ला सकते हो। तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, मतलब ये जो कंप्लायंसेस है ना भाई, बहुत ही भारी कंप्लायंसेस है। समझ में आ रहा है मुझे आपको क्या बताना था? तो अच्छा खासा सेबी आपके प्रोटेक्शन के लिए बैठा हुआ है, चिंता मत करो। मतलब सिर्फ एक लाइन नहीं है कि सेबी बैठा है प्रोटेक्शन करने के लिए, काय का प्रोटेक्शन, ऐसा नहीं, अच्छे खासे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अगर तुमको चाहिए कि तुम बाहर वालों से पैसा लो तो पहले जितना पैसा चाहिए उतना का उतना जमा कराओ। मतलब अगर पीएसबी लिमिटेड को 400 करोड़ रुपए चाहिए तो उसका 90% पैसा कंपनी ने जमा करवाना है। ले फिर मतलब क्या है, अगर मेरे पास उतना पैसा होता ही था तो फिर मैंने बाहर, मतलब बाहर वालों से पैसा क्यों मंगाना था? रूल्स इज रूल्स, यू कांट हेल्प। समझ में आ रहा है? उसको एक बोलते हैं एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं, वो बहुत डिटेल की बात है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि डोंट वरी, सिक्योरिटी मार्केट से भी बॉस बैठा है अपना, कुछ गलत नहीं होता है। डन, अनलेस एंड अनटिल वो कंपनी फ्रॉडुलेंट कंपनी ना हो, तब तक कुछ गलत नहीं होता है। क्लियर एवरीवन? आई होप मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी। क्लियर? हाँ वही डियर, पहली बार कंपनी के शेयर होंगे तो आईपीओ, दूसरी बार होगा तो एफपीओ, दोनों के लिए सेम रूल्स है। आईपीओ के लिए भी सेम रूल्स है, एफपीओ के लिए भी सेम रूल्स है, ठीक है। अभी देखो ना मार्केट में आईपीओ आता होगा तो एटलीस्ट तुम्हें ये इतना तो समझ में आता होगा कि आईपीओ है क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफर है आईपीओ। क्लियर? ओके बस। नेक्स्ट इज स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, एनएसई। ये भी लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया को कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1992 में, जब सेबी को पावर मिले तब ये एस्टैब्लिश हो गया था। 2 पॉइंट्स। तीसरा, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, कंप्यूटराइज स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। क्योंकि आजकल मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। थर्ड पॉइंट, डीमैट अकाउंट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1996 टू फैसिलिटेट मतलब क्या होता है? टू प्रमोट, ताकि इजी परचेज, आप इजीली शेयर परचेज कर सको, इजीली शेयर सेल कर सको बाय द इन्वेस्टर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। घर पे बैठे बैठे अपने सिस्टम पे इजीली परचेज सेल की ट्रेडिंग कर सको।
इसलिए ये डीमैट अकाउंट लाया गया, तुम्हारा खुद का अकाउंट है ये, ठीक है। नाउ एक्सेस टू ग्लोबल फंड, इंडियन कंपनीज वर परमिटेड टू एक्सेस ग्लोबल फंड, मतलब इंडिया की जो कंपनीज है पीएसबी लिमिटेड को परमिशन है कि वो पूरी दुनिया से कहीं से भी फंड्स ले सकती है, पैसा चाहिए तो ले सकती है। अगर तेरी उतनी औकात है तो तुम मंगा सकते हो, नहीं तो नहीं मंगा सकते, क्योंकि जितना पैसा चाहिए उसका कुछ हिस्सा आपको जमा भी रखना पड़ता है। तो वो सारे सेबी के रेगुलेशन है, गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, ठीक है। वो अभी आप लोगों को है नहीं, बट जस्ट आई एम सेइंग थ्रू अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो आपको ये भी एक लॉजिक समझ में आ रहा होगा, अच्छा इससे सारी कंपनी क्यों आईपीओ और एडीआर जीडीआर आईपीओ एफपीओ इशू नहीं करती है, क्योंकि जितना पैसा उनको मंगाना है ना उसका कुछ हिस्सा उनको रिजर्व रखना पड़ता है, समझ में आया। इसीलिए ऐसा होता है कि कंपनी, हर एक कंपनी शेयर्स के थ्रू पैसा नहीं मंगाती। आपके भी दिमाग में आता होगा ना, यार शेयर से पैसा मंगा सकते तो ये क्यों फालतू बैंक के पास लोन लेने जा रही है। हाँ, सभी के गाइड रेगुलेशन इतने आसान नहीं है बॉस, इतने आसान नहीं है कि पीएसबी लिमिटेड चाहे तो आज शेयर मार्केट शेयर इशू करता। ठीक है एवरीवन, वरना कंपनी बनाना बहुत इजी है यार, एक दिन का काम है, डॉक्यूमेंट दो, तुम्हारी कंपनी रेडी है, और कुछ नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं होता, इट्स एवरीथिंग इज ऑन पेपर। कंपनी मतलब ऑन पेपर, सारे एमओए आपने भर दिए, आपने शेयर ले लिए 50-50 हज़ार के, 1 लाख रुपए है, 2 डायरेक्टर है, बन गई कंपनी, खड़ी हो गई आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। आपने एसपी में देखा होगा कि प्राइवेट कंपनी को कम से कम 2 डायरेक्टर चाहिए, देखा आपने एसपी में पढ़ा होगा कि कम से कम 2 डायरेक्टर चाहिए प्राइवेट कंपनी को बनने के लिए, जैसा नो याद आ रहा है, यस। तो इसीलिए हर एक कंपनीज, मतलब इंडियन कंपनीज आर परमिटेड टू एक्सेस ग्लोबल फंड थ्रू एडीआर एंड जीडीआर। तो अब समझ में आ रहा है कौन सी इंडियन कंपनी, जिन कंपनी की उतनी औकात है वही कंपनी एडीआर जीडीआर इशू कर सकती है। एंड लास्टली आईईपीएफ। मैम अभी यार ये आईईपीएफ क्या होता है, आपने सेबी तो बताया। इंडिया आईईपीएफ वॉज एस्टैब्लिश इन 2001 टू प्रमोट इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। मतलब जैसे क्या होता है पता है क्या, आईईपीएफ का रोल क्या है मैं आपको बताती हूँ, लिख के लेना तो लिख के ले लेना। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, आईईपीएफ। मतलब आप इन्वेस्टर्स को टाइम टाइम पे एजुकेट करोगे, उसके लिए कुछ खर्चा पैसे लगते हैं, एंड कुछ पैसा लगता है उनको, जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने में, ठीक है। जैसे साक्षी का जो इंटरेस्ट है, साक्षी का नहीं, हाँ मतलब साक्षी ने जो गलत किया ना, इनसाइडर ट्रेडिंग किया, वो गलत था, ठीक है, दैट वाज रॉन्ग। तो क्योंकि साक्षी को मालूम था ये कंपनी इसको टेक ओवर करने वाली, तो तुरंत ये कंपनी के शेयर परचेज कर लिया, गलत बात थी। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, इन्वेस्टर्स, बाकी इन्वेस्टर्स के को प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। तो ये फंड है डियर ऐसा, जहाँ से सेबी या क्या बोलोगे आईपीएफ लूट सकता है ना, वो आपको लूटेगा मैडम। मतलब जैसे कंपनी ने मान लो डिविडेंड इशू किया है मार्केट में, कंपनी ने क्या किया है, डिविडेंड इशू किया है, और साक्षी के दादाजी के पास में वो शेयर थे। किसके पास में शेयर थे, साक्षी के दादाजी के पास में शेयर थे, लेकिन ये साक्षी को पता भी नहीं है और ना उसके दादाजी को पता है, बिकॉज उसके दादाजी तो बहुत ये हो गए, मतलब बूढ़े हो गए, उनको याद भी नहीं है कि कौन सी कंपनी के शेयर है, कब क्या है, और डिविडेंड दिया है नाउ। तो डियर ऐसा होता है कि 7 सालों तक आप डिविडेंड चाहो तो आप कंपनी से जाके डिविडेंड, जैसे मान लो उन्होंने ना डिविडेंड दिया 2021 में, उन्होंने डिविडेंड दिया, ठीक है, 2021 में डिविडेंड दिया, तो तुम 2028 तक विद इन 7 ईयर्स तुम चाहो तो कंपनी के पास जाके डिविडेंड ला सकते हो। लेकिन अगर 7 सालों में कोई शेयर होल्डर डिविडेंड मांगने को नहीं आता है, तो ये पैसा ट्रांसफर करो मेरी तरफ, मतलब ये सब खाने के लिए बैठी है, इतना समझो, ठीक है। कंपनी के शेयर, अच्छा सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड नहीं, वो जो कंपनी का शेयर था ना, वो शेयर भी ट्रांसफर करो मेरी तरफ। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे, हाँ जी, ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं। ये सारी चीज़ें ना तुम लोग एसपी में पढ़ोगे, मज़ा आती है, एसपी सब्जेक्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब ऐसे ना वो सिर्फ खाने के लिए बैठा है, नहीं लिया क्या डिविडेंड, नहीं लिया, ला दे दे मेरी तरफ, कंपनी को बोलेगा तुरंत
ऑर्डर, अच्छा कंपनी नहीं मैम, क्या फर्क पड़ रहा है, कौन देगा ये, किसको पता चलेगा? कंपनी पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड रखती है, ये इनको पूरा देती है ट्रैक रिकॉर्ड कि कितने डिविडेंड लोगों ने आए हैं, डिविडेंड कलेक्ट कर लिए और कितने अनपेड डिविडेंड है, और ये लीजिए आप अपना। अच्छा नहीं दिया मैम तो फिर क्या? अगर मान ले पीएसबी लिमिटेड ने नहीं दिया ना, तो पीएसबी लिमिटेड गई, दी एंड हो गया पीएसबी लिमिटेड, वो भी पूरा जाएगा। उससे बेटर है उतना शेयर दे देने का, ठीक है। हाँ एक्चुअली नहीं, लेकिन ये अच्छा है, ये हमारे लिए अच्छा है। कंपनी ऐसे फोकट के पैसे से कंपनी कुछ नहीं करेगी। ये कंपनी का पैसा था क्या? नहीं, कंपनी ने तो मजे कर लिए 7 साल। अब इसके बाद ये क्या है? ये इन्वेस्टर्स का पैसा है, इन्वेस्टर का एजुकेशन। हम ये पैसे से इन्वेस्टर को और एजुकेट करेंगे, उनके इंटरेस्ट को और ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? डन एवरीवन? इन्वेस्टर्स में अवेयरनेस लेकर आएंगे, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। क्लियर? चलो जी, क्या क्या पढ़ा अपन ने रिफॉर्म्स में? क्या क्या पढ़ा? सेबी 1988 में एस्टैब्लिश हुआ, 1992 में पावर मिला। जैसे 1992 में उसको पावर मिला वैसे एनएससी आ गया, वैसे एनएससी आ गया 1992 में, वो भी एस्टैब्लिश हो गया। लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, डन एवरीवन। फिर स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम आ गए, उसके बाद में डीमैट आ गए, जहाँ पे तुम इजीली परचेज सेल कर सकते हो थ्रू योर इलेक्ट्रॉनिक मेथड, ठीक है। इन्वेस्टर परचेज सेल कर सकता है थ्रू योर इलेक्ट्रॉनिक मेथड, ये देखो ना यारो, ठीक है। फिर आप एक्सेस कर सकते हो ग्लोबल फंड को एडीआर जीडीआर से। एंड लास्टली योर आईईपीएफ, जो प्रमोट करता है, इन्वेस्टर को अवेयर करवाता है, ठीक है, अवेयरनेस, एंड उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। प्रमोट एंड प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड प्रोटेक्ट। प्रमोट क्या? इन्वेस्टर के अवेयरनेस को, एंड प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को। डन एवरीवन? यस, ये भी चेन ही है। क्लियर? ठीक है, यस। नाउ लेट्स कम टू योर इकोनॉमिक पॉलिसी, लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर गाइज, एंड देन ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इकोनॉमिक पॉलिसी इन एन इकोनॉमी। अब कितने पॉलिसीज होते हैं? देखो यार, 2 पॉलिसीज होते हैं। एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी बोला ना तो हमारे सीतारमन जी को ध्यान रखना, सीतारमन जी फिनेंस मिनिस्टर, फिनेंस मिनिस्टर, जो फिनेंस मिनिस्टर है इंडिया का, वो क्या बनाता है? वो फिस्कल पॉलिसी बनाता है। डन एवरीवन? फिनेंस मिनिस्टर काम होता है फिस्कल पॉलिसी बनाना। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है जी। वो पॉलिसी किस लिए होती है? कि कैसे टैक्सेस और कलेक्ट किया जाए, कैसे खर्चे किया जाए, कहाँ कहाँ से इनकम हो, कहाँ कहाँ पे खर्चे करें। इनकम मतलब टैक्स, गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या है? टैक्सेस। अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है, इसी चैप्टर में पढ़ा है, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब वो फीस, पेनल्टीज, फाइन्स वाला था। याद आ रहा है आपको एवरीवन? याद आ रहा है आपको? टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू इसी चैप्टर में पढ़ा है, यस और नो? एंड ये तो गया उसका रेवेन्यू, ये तो गया इनका इनकम। खर्चे कहाँ कहाँ करें, तो वो याद आ रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्वानंद सर की शादी, स्वानंद सर की शादी, ठीक है, शादी वो जो वन टाइम एक्सपेंडिचर सर जी, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो गवर्नमेंट ऐसे लंबे कोई एक्सपेंडिचर कर रही होगी तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, वन टाइम एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन वो गोरी मैम के लिपस्टिक वाला खर्चा, ठीक है, गोरी मैम के नखरे शकरे, एंड यू नो मूवीज लेके जाना, इधर आउटिंग लेके जाना, जैसे सर अभी हॉलीडेज पे है, ठीक है, तो पक्का गोरी मैम के साथ हो गए होंगे। तो वो क्या, वो कौन सा खर्चा आ जाएगा? रेवेन्यू खर्चा, बार बार घूमने लेके जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी क्यों बनाई गवर्नमेंट ने? ये जो फिस्कल पॉलिसी थी ये क्यों बनाई है? इट एम्स एट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ताकि जो रिच है वो और ज़्यादा रिच ना हो, जो पुअर है वो और ज़्यादा पुअर ना हो। मतलब हमने ऐसे ना, गवर्नमेंट ने टैक्स भी लूट रहे ना, वो हमसे लूट नहीं रहे यार, टैक्सेस जो वो हमसे कलेक्ट कर रहे हैं हमारे बेनिफिट के लिए, वो इट्स लाइक कि तुम्हारी अगर 5 लाख तक की इनकम है ना, तो तुमसे टैक्स नहीं है। 5 लाख के ऊपर वालों की जितनी इनकम है उससे छोटा सा 10% टैक्स है, सिर्फ 5,000 रुपये, मतलब ऑन एन एवरेज उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा परसेंट है। फिर थोड़ी इनकम तुम्हारी ऐसी इनकम हो गई कि 5 से 10 लाख हो गई, तो कुछ अलग स्लैब रेट है, 10 से 20 लाख हो गई या 30 लाख के ऊपर हो गई, ऐसे है उनके स्लैब रेट्स है, ठीक है। तो एक इनकम स्लैब रेट्स है, तो वो लोग उस हिसाब से टैक्स कलेक्ट करते हैं। मतलब इफ़ यू आर फॉलिंग अंडर दिस,
पहला वाला लो मिनिमम, लो इनकम, तो तुम्हारा 10% टैक्स रहेगा। सेकेंड स्लैब रेट में अगर तुम हो तो तुमसे 20% ले लिया जाएगा। एंड योर थर्ड स्लैब रेट इनकम है कि मतलब तुम्हारी इनकम अबव लिमिट है तो 30%। डन एवरीवन। तो ये इससे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट होता है, सोशल स्टेबिलिटी आ जाती है एक मार्केट में। ये पैसे क्यों कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट हमसे? इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए ऑब्वियसली। और ये कौन सा नेचर है? क्वालिटेटिव नेचर है, क्वालिटेटिव नेचर है। चलो जी आ जाओ ना। मॉनिटरी पॉलिसी ये कौन बनाता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, आरबीआई तो है। डन। क्यों बनाती है? इट डील्स विथ मनी सप्लाई। एम क्या होता है? फिनेंशियल स्टेबिलिटी का, पैसों से स्टेबिलिटी का, फिनेंशियल स्टेबिलिटी। एंड लास्ट इज, अगर ये क्वालिटेटिव इन नेचर है, ठीक है, ये क्वालिटी मेंटेन करता है, क्वालिटी देखता है वो इन्वेस्टर्स वगैरह की, तो ये क्वांटिटेटिव इन नेचर है कि कितनी क्वांटिटी का मनी सप्लाई होना चाहिए मार्केट का। समझ में आया? क्वांटिटेटिव इन नेचर क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि फिनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब कितना मनी सप्लाई होना चाहिए, नहीं तो कितना कंट्रोल करना है, कितना क्वांटिटी। ये हमेशा क्वांटिटी की बातें करता है मॉनेटरी सप्लाई, और ये हमेशा क्वालिटी की बात करता है। डन? क्लियर एवरीवन? यो तो फटाफट से एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी इन एन इकोनॉमी, एक है मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरी है फिस्कल पॉलिसी। आरबीआई कौन? गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। इधर आरबीआई, इधर गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिनेंशियल स्टेबिलिटी को ये डील करता है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी। और ये इट डील्स विथ टैक्सेस एंड खर्चा। कहाँ से? इनकम, कहाँ से? खर्चा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में फिनेंशियल स्टेबिलिटी, और यहाँ पे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। और यहाँ पे क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी की बात करता है, यहाँ पे क्वालिटी की बात होती है। समझ में आता है? क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी कितना पैसा, एंड क्वालिटी। डन एवरीवन? Yes, exactly true. Third, so guys, here we had finished your entire economic subject. पूरा अपना हो चुका है, बस फिनिश। चैप्टर 10 अपन ने ऑलरेडी कर लिया था, चैप्टर 9 लास्ट बचा था, ठीक है। तो चलो आ जाओ क्विकली, आपको समझ में अच्छी तरह से। एंड ये चैप्टर 8, 9, 10 बिल्कुल छोड़ के जाओगे नहीं, हाँ बिल्कुल 8, 9, 10 छोड़ के नहीं जाओगे, ठीक है। अच्छा, नाउ सम टिप्स एंड टेक्निक्स फॉर यू ऑल। जैसे कोई कहीं पे भी बुक्स में कुछ रेड मार्किंग वगैरह है ना, इस पे फोकस करना। ये वो पॉइंट्स है जहाँ पे आप भूल जाओगे, ठीक है। इसको देख के तुम्हें सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी है कि तुम्हें चाहिए रेड मार्किंग होना चाहिए, जस्ट हाईलाइट इट, ठीक है। वैसे मैंने पूरी कोशिश की आपको पूरे बुक में मैं आपको रेड मार्किंग करके दे सकूँ, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें रेडी है। ओके, बस अपना छोटा सा तो चैप्टर था यार, फालतू डरते हैं बच्चे इस चैप्टर से। अच्छा, ये चैप्टर 8 है ना, जिसमें अपन ने डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला पढ़ा था। चैप्टर 8 था गई थी, फाइन्स पेनल्टीज वाला। चैप्टर 9 में क्या था? फाइनेंस, फिनेंशियल मार्केट, इंस्टीट्यूशन, मार्केट, इंस्ट्रूमेंट, सर्विसेज। फिनेंशियल मार्केट दो टाइप के, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट बेचारा आरबीआई, कमर्शियल बैंक। सबसे पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर। मनी मार्केट भी दो टाइप में, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। अनऑर्गेनाइज में वो इंडिजिनियस बैंकर्स वाले याद आ रहे, चिट फंड, निधि फंड वाले, वो सब थे। अच्छा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या है? सबसे पहले तो आपकी बैठी है ये आरबीआई बैठी है, फिर पैसे कमाने वाली बैंक बैठी है कॉमर्शियल बैंक, फिर है कोऑपरेटिव बैंक बैठी है, एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए बैठी है, फिर तीसरी है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिर डीएफआई एंड डीएफएचआई। ऑलराइट, उसके बाद में हमने ये देखा इस चैप्टर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। तो इसमें हमने देखा इंडिजिनियस बैंकर्स। गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस इंडिजिनियस बैंकर? दे आर सिमिलर टू बैंक बट दे डील इन ट्रांजैक्शन लाइक हुंडी वगैरह के ट्रांजैक्शन होते हैं। फिर मनी लेंडर्स एंड योर अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। यहाँ पे आप क्या बोलोगे? अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में भी यहाँ पे 3 है, निधि, चिट फंड्स, निधि फंड एंड लोन कंपनीज, ठीक है। फिर रोल्स ऑफ मनी मार्केट, स्लिप फ्री ग्रोथ, ये तो अभी पढ़ा। रिफॉर्म्स, ये भी आज पढ़ा अपन ने। फिर कैपिटल मार्केट, ये भी अच्छा खासा अपन ने देखा कि कैपिटल मार्केट क्या था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, डीएफआई एंड अगेन फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। फिर उसके बाद में आपने देखा रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, लाइव,
ठीक है, लव नहीं बोल सकते ना, तो लॉइव बोलेंगे हम यहाँ पे एंड लास्टली योर रिफॉर्म्स एंड योर इकोनॉमिक पॉलिसी इन एन इकोनॉमी। डन एवरीवन, तोड़ विद दिस चैप्टर। तो आपका पूरा जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है 12th स्टैंडर्ड का हियर वी हैड फिनिश एंड गाइज विश यू ऑल द बेस्ट। जितने एफर्ट्स लिए हैं, जितने नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन करवा के दिए, उतने एफर्ट्स आपसे भी चाहिए यार। बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, ठीक है, अच्छी तरह से सुबह उठो। सिर्फ 80 पेजेस की तो बुक है तुम्हारी, ठीक है, 80 या 100 पेजेस की तो बुक है, तो उसको सुबह उठो यार, पढ़ो। बाकी चीज़ें तुम एक बार तुम्हारे साइड से तो प्रिपेयर करके रखो, बाद में आपकी मैम फिर से आएगी कोई धमाल लेके आपके लिए। रिवीजन में आपकी मैम फिर से धमाल लेकर आने वाली है, तो प्लीज़ अच्छी तरह से करो, ठीक है। यस, ओके, ऑल तोड़ ATM। थैंक यू गाइज, थैंक यू एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एक मोमेंट पे भी ढीले नहीं पढ़ोगे। कभी भी लगता है, वेदर यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर ऑफलाइन, कभी भी लगता है गाइज, यहाँ पे हर एक इसमें, यहाँ पे देखो मेरा नंबर दिया हुआ है, एनी टाइम फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। डिसमूड हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही है गाइज, फ्रस्ट्रेट होके बैठो मत, एक कॉल करो या मैसेज करो, वेन एवर आई विल बी फ्री, व्हाट्सएप मैसेज करो, जैसी मैं फ्री रहूँगी मैं वैसे ही आपको मैंने रिवर्ट करना है, ठीक है। तो वी विल स्टॉप टिल हियर, तब तक के लिए अलविदा गाइस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, यो बाय बाय।